हेलो फ्रेंड, दिस इज रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। घटना चक्र विशेषांक पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो घटना चक्र विशेषांक है, आज इस वीडियो में हम इसी घटना चक्र के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और ये वीडियो इस घटना चक्र विशेषांक का पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं ताकि आपकी एनवायरनमेंट घटना चक्र सीरियल से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता, कहाँ पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम में। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। ये कौन सा क्षेत्र होता है? जब आप ग्लोब देखते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर कितना, 10 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में जाने पर और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ में जाने पर, ठीक है, 10 डिग्री साउथ में जाने पर जो क्षेत्र होता है हम उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये एरिया जो है, भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पे अनुकूलतम दशाएं होती हैं। किसके लिए? जंतुओं के लिए, जीवों के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए क्या है, यहाँ पे बहुत अनुकूलित एरिया होता है। इस कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है इसमें राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, भूमध्य रेखा क्या होती है? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा कहलाती है। और यहाँ पे साउथ में 23.5 डिग्री, यहाँ पे मकर रेखा कहलाती है। तो यही कह रहे हैं कि उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव आता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव आता है। तो इस प्रकार से इसका पूरा डिवाइड होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जैव विविधता है उसमें परिवर्तन कैसा होता है। तो जैव विविधता जो है हमारी, वो भूमध्य रेखा की तरफ आने पर, भूमध्य रेखा की तरफ आने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, चाहे वो साउथ से हो या फिर नॉर्थ से हो। तो भूमध्य रेखा की तरफ आने पर क्या होती है? बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नीचे, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन था, इसके एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी में परिवर्तन होता है कैसे? ऑप्शन है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है इसमें, देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता तो आप बता देंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और कभी आपको अक्षांश पूछे तो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है शांत घाटी में। क्लियर है? शांत घाटी है कहाँ पे? ये है केरला में। कहाँ पे है ये शांत घाटी? केरल में है। ठीक है, और केरल में यहाँ पे एक पलक्कड़ जिला है, वहाँ जो केरल है वहाँ पे करीब 12 किलोमीटर लंबी और लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। क्या? शांत घाटी। ठीक है, कहाँ पे शांत घाटी? केरला के पलक्कड़ जिले में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत घाटी अवस्थित है, ये देखिए सेम क्वेश्चन, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? केरल में है। कौन से जिले में अवस्थित है? पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला राज्य से संबंधित है, क्योंकि केरल में ये साइलेंट वैली, ठीक है, शांत। और ये साइलेंट वैली जो परियोजना है वो शांत घाटी में स्थित है। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो इसको अभी प्रेजेंट में जो शांत घाटी क्षेत्र है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है इसे, किसे? साइलेंट वैली को। और ये 1984 में, कब? 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। साइलेंट वैली अवस्थित कहाँ पे है? केरला के पलक्कड़ जिले में है।
साइलेंट वैली परियोजना ऑब्वियस साइलेंट वैली पर ही स्थित होगी। कहाँ पे है ये? केरल के पलक्कड़ जिले में है और ये नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया है 1984 में। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी इसे घोषित किया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है ये। तो इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक चमोली जिला है वहाँ पे स्थित है, चमोली जिले में है। देखिए इसके पहले आपने क्या देखा था? शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ पे थी? केरल के शांत घाटी कहाँ पे थी? केरल के पलक्कड़ जिले में। ठीक है, कहाँ पे थी? केरल के पलक्कड़ जिले में। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? अब यहाँ पे सबसे उपयुक्त पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चारों ही ऑप्शन राइट होंगे। देखिए आईएएस प्री का क्वेश्चन है, कभी कभी वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें चारों ऑप्शन ही लगभग निकटतम रूप से सही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निकटतम कौन सा होता है उसका राइट आंसर उसे माना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अत्यंत समृद्ध है, जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। और इसका कारण क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं के लिए जो दशाएं होती हैं वो बहुत अनुकूलित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल उसके द्वारा जो जैव विविधता से संबंधित हॉट स्पॉट होते हैं उनकी सूची जारी की गई है और इसमें लगभग विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 35 हैं। तो विश्व में टोटल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 35 है, जिसमें से हमारे भारत में ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भी आते हैं। ठीक है, इसमें भारत का पश्चिमी घाट है, श्रीलंका पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। अगर हम बात करें 2016 की तो ये क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEPF है, तो उसके द्वारा अमेरिका के तटीय मैदान को भी 36वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 36 हैं। आप एक बार और इसे क्लियर कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटेस्ट यहाँ पे जो अमेरिका का तटीय मैदान है, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन है, उसे 36वां दर्जा दिया गया है। क्लियर है? तो इसमें भारत में हॉट स्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय है। उत्तर पूर्वी जो हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हमारा हिमालय का, वो इसमें सम्मिलित है, ना कि पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। हिमालय का पूर्वी पार्ट है और घाट में पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए भारत है, वहाँ पे जैव विविधता तो बहुत सारी है, मतलब वो जैव विविधता को ही प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें तो लगभग इसमें मेगा डाइवर्स की बात करें तो 18 मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं उनका लगभग 7.6%, पक्षियों का 12.6%, स्नैक वगैरह जो सरीसृप होती हैं हमारी प्रजातियां उसका लगभग 6%। और भी इस प्रकार से कई जो विविधताएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जा रही हैं? तो पश्चिमी घाट में। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें संतृप्त क्षेत्र की तो पश्चिमी घाट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अब वहाँ पे हमने देखा था कि पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट था भारत के, उसमें परिदृश्य में बात करें तो पूर्वी हिमालय। वहीं पे हम बात करें तो पश्चिमी घाट भी था, देखा था हमने। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं ये, इसलिए इन चारों में से राइट आंसर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम थोड़ा सा हॉट स्पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने।
नॉर्मन मायर्स ने किया था। नॉर्मन है NM, नॉर्मन मायर्स ने किया था। कब किया था ये? 1988 में। तो याद रखिएगा हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। हॉटस्पॉट होता क्या है? तो हॉटस्पॉट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और जो स्थानीय जातियां हैं उनकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें उनकी पर्याप्तता, किसी भी जाति की पर्याप्तता, और अगर जो स्थानीय जातियां हैं उनकी भी वहाँ पे लगभग पर्याप्त अधिकता पाई जाती है, इसके बावजूद भी ये कहाँ पे है? डेंजर्ड में है, अर्थात इन पर संकट बना हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जातियों की पर्याप्तता और क्षेत्रीय जातियों की अधिकता तो पाई जाती है, किंतु वहाँ पर क्या है? ये निरंतर संकट में बनी हुई हैं, विलुप्त होने के कगार में है। तो उस क्षेत्र को इन्होंने क्या घोषित किया हुआ है? हॉट स्पॉट घोषित किया है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, ठीक है। यदि हम भारत में बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, तो अभी मैंने बताया उत्तर पूर्वी हिमालय, इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, इसके अलावा जो आपका म्यांमार जहाँ से लगता है भारत का और म्यांमार की जो सीमा रखती है, वहाँ पे जो सुडालैंड है, सुडालैंड, कभी क्वेश्चन आ जाए कि सुडालैंड कहाँ अवस्थित है, तो भारत और जो म्यांमार की सीमा रेखा लगती है यहाँ पे सुडालैंड अवस्थित है, ठीक है। तो इसे भी क्या किया उन्होंने? घोषित किया है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो सुडालैंड का ही एक भाग है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि सुडालैंड भारत और म्यांमार सीमा रेखा पर अवस्थित है, जिसे हॉटस्पॉट घोषित किया है, और अंडमान निकोबार सुडालैंड का ही हिस्सा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? सेम अभी क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, इसके अलावा यहाँ पे पूर्वी हिमालय है, इसके अलावा यदि आपको बात करें वो भारत म्यांमार सीमा लैंड तो वो भी है, या फिर उसे हम सुडालैंड भी कह सकते हैं, और हम उसे अंडमान निकोबार भी कह सकते हैं। तो आपको इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है। ये सब क्या है? भारत के हॉट स्पॉट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रखर स्थल हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन कूट के अनुसार दिए हैं। तो ऑप्शन है पूर्वी घाट, हमने आपको क्लियर बताया था, वहाँ पे पश्चिमी घाट है ना कि पूर्वी घाट, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। पश्चिमी घाट बिल्कुल है। यहाँ पे बात करें तो पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है, राइट है। और यहाँ पे बात करें तो पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा है, तो ये पश्चिमी भारत की बात कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका सेकंड और थर्ड आंसर है, आप देख लीजिए ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? देखिए हिमालय बिल्कुल, अभी आपने देखा वहाँ पे पूर्वी हिमालय है। उत्तर पूर्वी भारत में जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो जाएगा मतलब हिमालय का, तो ये भी एक प्रकार से हिमालय का ही पार्ट है। पश्चिमी घाट आपने देखा, लेकिन यहाँ पे विंध्यन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विंध्यन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विंध्यन। विंध्यन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है भारत का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? ठीक है, संवेदनशील स्थान माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, संवेदनशील स्थल जो होते हैं उनकी संख्या भारत में 4 है। कितनी है संवेदनशील स्थल की संख्या? कितनी है भारत में? 4 हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इन्हें, जिसमें आपका सबसे पहले पूर्वी हिमालय आएगा। ठीक है, क्या आता है? पूर्वी हिमालय। सेकंड आपका इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, इंडो वर्मा वाला क्षेत्र। थर्ड आपका सुडालैंड, जो कि जिसका हिस्सा अंडमान निकोबार है और म्यांमार सीमा रेखा पे है, म्यांमार और भारत की सीमा रेखा पे है। और चौथा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं बायोडाइवर्सिटी के जिन्हें भारत में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कितने संवेदनशील स्तर है हॉटस्पॉट के, तो ध्यान रखिएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है,
धनी स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। अभी हमने देखा था पश्चिमी घाट में कितने प्रकार की जो मेगा डाइवर्स बोल सकते हैं, जिसमें मैमल्स होते हैं, पक्षी की लगभग 12%, इसी प्रकार सरीसृप 6%, उभयचर 4%, तो इन सब की बहुत सारी आबादी है लगभग वहाँ पे, तो डाइवर्स वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो धनी स्थान कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। ऑप्शन है इसमें, देखिए इसमें जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी आएगी तो बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। अगर प्रदूषण होगा एनवायरनमेंट में तो हमारी जो जैव विविधता होगी वो कम होगी। वनों का नाश करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो यही नुकसान करता है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आपको मेंस में आ जाए कि जैव विविधता के विनाश के प्रमुख कारण क्या है, तो आप इसमें बहुत इजीली बता सकते हैं कि प्राकृतिक आवासों का ह्रास, यही जो ऑप्शन है आपके, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, फिर आपकी जो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, उससे भी हमारे यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो नष्ट होती है। वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, अर्थात वनों का विनाश करना। क्लियर है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, अवैज्ञानिकरण, खनन, अवैध खनन, तो इतने सारे इसमें ऑप्शन हैं कि आप वहाँ पे जैव विविधता के नाश होने की ये सब क्या है, कारण है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, मुख्य कारण की बात कर रहा है ये, वैसे तो सभी हैं यहाँ पे, लेकिन मुख्य कारण इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से यदि आवास नष्ट होते हैं जंतुओं के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मेगा डाइवर्स रह नहीं जाएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे जीव और उनकी विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, कई प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं, तो हम उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप प्राकृतिक जो जीव हैं, जंतु हैं, अगर उनके आवास को नष्ट कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो मुख्य रूप से जो विनाश का कारण है वो क्या है, प्राकृतिक आवास को नष्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, कौन से भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देखिए वैश्विक तापन, ऑप्शन ए, आवास का विखंडन, ऑप्शन बी, विदेशी जाति का संक्रमण, और ऑप्शन डी शाकाहार को प्रोत्साहन। शाकाहार को प्रोत्साहन ये तो नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। इसका मतलब ये है कि भौगोलिक क्षेत्र, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें, अगर ये सब होगा तो यहाँ पे जो जैव विविधता है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम शाकाहार को प्रोत्साहन देंगे तो जैव विविधता के लिए वो संकट नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इससे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी और अधिक होगी। यहाँ पे संकट की बात कर रहा है, तो शाकाहार प्रोत्साहन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जो जैव विविधता है उसे संकट तो सभी से है, चारों ही ऑप्शन इसमें लगभग इससे मैच हो रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकतम संकट की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का विनाश। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसमें जीव जंतु और वनस्पति को नष्ट किया जाएगा तो उनके लिए जो अनुकूलित दशाएं हैं वहाँ पे वो उन्हें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है कि अधिकतम संकट उन्हें इस बात से है। बाकी इन तीनों के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकते हैं, पर यदि उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देंगे, वनस्पति को नष्ट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ठीक है, नहीं है बात कर रहा है, तो सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, और ऑप्शन डी है कृषि का विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनीकरण। यदि वन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जैव विविधता का ह्रास नहीं बनेगा, बल्कि जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी में सहायक है, इससे ह्रास नहीं होता है। वनीकरण करेंगे तो इससे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, नगरीकरण कर रहे हैं,
और वहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा कर रहे हैं, कृषि का विस्तार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी का जो क्षेत्र है उसे नष्ट करना होगा हमें सड़कों के विस्तार के लिए, औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि के विस्तार के लिए। तो इससे क्या होगी, जैव विविधता हमारी घटेगी। तो बंजर भूमि का यदि वनीकरण किया जाएगा तो ये सहायक है, ना कि कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, जैव विविधता का जो संरक्षण है, यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण इसकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो वो जैव मंडल रिजर्व होती है। और अगर हम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की बात करें तो जो इनका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और जो अर्ध प्राकृतिक भूमि है वहाँ पे इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए आपने दो टेक्निक सुनी होगी, इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व। यदि हम रिजर्व करेंगे तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम संरक्षित कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? ठीक है, इन सीटू नहीं है, ये बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं वो इन सीटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आते। जबकि अगर हम इसके आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, वहीं अगर नेशनल पार्क की बात करें और इसके अभ्यारण्य या सेंचुरी की बात करें तो ये सब क्या है, इन सीटू पद्धति के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, दो टेक्निक होती हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। किसके लिए होती है ये टेक्निक? एक प्रकार से जो जैव मंडल रिजर्व है उनकी स्थापना का ही उद्देश्य था कि हम इन टेक्निक के माध्यम से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसको हम संरक्षित रख सकें। तो एक्स सीटू और इन सीटू के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी, अभ्यारण्य। ठीक है, इतनी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन है इसमें, इसका राइट आंसर है इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, नेशनल पार्क अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इन सीटू, इसमें जितनी बातें हैं इन सीटू की वो कौन कौन सी हैं। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व मंडल भी है, इसमें नेशनल पार्क भी था और इसमें सेंचुरी भी थी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो नेशनल पार्क है वो किसके अंतर्गत इस आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। क्लियर है, इन सीटू संरक्षण द्वारा जो आनुवंशिक विविधता है उसका रख रखाव किया जाता है। जब कोई वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास के क्षेत्र में ही किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। लेकिन अगर उनके मूल प्राकृतिक आवास से उनको दूसरे स्थान पर ले जाकर के संरक्षित किया जाता है तो हम इसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीजें याद रखिएगा, इन सीटू क्या होता है, उनके ही घर पे उन्हें सुरक्षित रखना, और एक्स सीटू होता है दूसरे घर पे उन्हें सुरक्षित रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वानस्पतिक बाग। ठीक है, जीवों का यदि हम प्राकृतिक आवास में स्ववासन मतलब वही सेम चीज, इन सीटू स्ववासन की बात क्या कर रहा है, इन सीटू ही कह रहा है। तो इन सीटू का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी जीव हैं अगर हम उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करें तो वो क्या हो जाएगा, स्ववासन संरक्षण, मतलब इन सीटू पद्धति। और जैसे जीन बैंक हो गए, आपका ऊतक संवर्धन केंद्र हो गए, वानस्पतिक उद्यान हो गए, चिड़ियाघर हो गए, ये सब क्या होते हैं, एक्स सीटू होते हैं। एक्वेरियम वगैरह सब एक्स सीटू होते हैं। उनके प्राकृतिक स्थान से ले जाकर उन्हें क्या किया जाता है, दूसरे स्थान पे संरक्षित किया जाता है। तो वानस्पतिक उद्यान एक्स सीटू के अंतर्गत आता है, एक्स सीटू। ठीक है, और यहाँ पे जैव मंडल, आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इन सीटू क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, कौन सी गैस प्रयोग होती है, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस एक्स सीटू संरक्षण
में प्रयोग की जाती है। एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें वनस्पति और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजाति, यदि कोई प्राकृतिक आवास है और वहां पे उन्हें संकट है, तो वनस्पति और जानवरों की जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरे आवास में संरक्षित किया जाता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक्स सीटू संरक्षण मेथड। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो जीवित शुक्राणु हैं, अंडे हैं, भ्रूण हैं, उनको जो उनके सैंपल होते हैं उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। न सिर्फ इसमें जो प्रजातियों की जो बड़े हिस्से हैं उन्हें ही नहीं, बल्कि उनका जो एम्ब्रायो है, भ्रूण, या फिर उनके जो अंडे हैं और जो भी सैंपल हैं उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, द्रवित नाइट्रोजन के साथ हम उन्हें क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स सी टू मेथड में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसी एक की स्थापना करने में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व या निचय। और ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मनुष्य की इसमें व्यवस्था है, ये जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, इसमें मनुष्य एक प्रकार से इसका अभिन्न अंग होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मनुष्य के परंपरागत जीवन संरक्षण के लिए भी ये महत्वपूर्ण रणनीति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। जो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है वो आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं ये? आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण, इसमें किया क्या जाता है? तो जीवों की आनुवांशिकता, जो उनकी जेनेटिक्स है, उनको बनाए रखने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अभी ये प्रवाल भित्ति से रिलेटेड है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन है? सागर के जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। यदि हम बात करते हैं इसके जो समुद्र है, सागर है, वहाँ पे यदि एसिडिटी में वृद्धि होती है, उनका टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है या पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, तो इससे क्या हो जाती है? वहाँ पे जो बैरियर रीफ हैं उन सब में क्या उनकी मतलब एक प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लाइकेन है वो भी घटित होते हैं। तो अगर हम प्रभावी, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो कौन डालता है? सागर में जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, एसिडिटी में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि या पर्यावरण पर दबाव। ठीक है, तो ये चारों आप ऑप्शन याद रखिएगा, वहां पे कोई भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, तो कूट दिए हुए हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और सुंदरवन में। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरवन में बैरियर रीफ नहीं पाई जाती, सुंदरवन में बैरियर रीफ नहीं पाई जाती हैं। तो किसमें प्रवाल भित्तियां उपस्थित होती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, अगर हम बात करें जो सामुद्रिक विज्ञान संस्थान है भारत का, तो उसमें जो प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र बताए हैं इन्होंने। कितने? आप ये भी याद रख लीजिएगा, प्रवाल भित्ति किसमें उपस्थित है। और अगर पूछता है कि भारत में कितने प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं, तो टोटल भारत में 4 प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार। एक तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ, चौथा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भारत में प्रवाल भित्तियां स्थित हैं। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। इसके ऑप्शन है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। अर्थात जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो बायोडाइवर्सिटी में मृदा निर्माण,
मृदा अपरदन का रोकथाम यदि करते हैं, अपशिष्ट का जो पुनः चक्रण होता है, रिसाइकल होता है, और जो सस्य परागण की प्रक्रिया है। तो ये चारों ही ऑप्शन मानव अस्तित्व का एक प्रकार से क्या है, आधार है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।